हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इक्विवेलेंट कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। ये कंसेप्ट ना सिर्फ इस चैप्टर के लिए रेलिवेंट है बल्कि बहुत सारे चैप्टर में काम में आती है। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, वहां भी बात करते हैं इसकी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, वहां भी इसकी बात करते हैं। इवन सॉल्यूशंस में कई जगह पे चीजें इन्वॉल्व होती हैं। गेस कीजिए मैं कौन से कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ टाइट्रेशंस के बारे में। जस्ट सोचिए, गेस कीजिए, रिकॉल कीजिए कि क्या आपने पहले इस कंसेप्ट के बारे में सुना है। यदि सुना है तो एग्जैक्टली क्या होता है टाइट्रेशंस। चलिए हम बात करते हैं। टाइट्रेशन इज अ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ the strength of a given solution with the help of a solution of known strength. All right, मतलब एक नोन स्ट्रेंथ का मतलब है यहाँ पे हम लोग नॉर्मली नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी की बात करते हैं। या तो हम नॉर्मेलिटी की बात करेंगे या मोलैरिटी की बात करेंगे, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। हालांकि स्ट्रेंथ निकालने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालने के, जिसमें आपका परसेंटेज वेट हो गया, परसेंटेज वॉल्यूम हो गया, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर हो गया, कई सारे तरीके हैं। लेकिन फिलहाल टाइट्रेशन के दौरान इन जनरल हम लोग नॉर्मेलिटी निकालते हैं या फिर मोलैरिटी निकालते हैं, या नॉर्मेलिटी निकाल के मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। राइट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट इज मोस्ट पॉपुलर लॉ जो इस टाइट्रेशन की कंसेप्ट में वैलिड होता है। तो बेसिकली हम लोग इनिशियली नॉर्मेलिटी निकाल के उसको जरूरत पड़ी तो मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ है सोल्यूशन की, मतलब एक सोल्यूशन ऐसा होता है जिसकी नॉर्मेलिटी पता नहीं होती है, इसको अननोन सोल्यूशन कह देते हैं, या सोल्यूशन ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन। एंड दूसरा सोल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ नोन होती है, इस सोल्यूशन को कई बार हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी कहते हैं। नोन स्ट्रेंथ के सोल्यूशन को स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी कहते हैं। राइट, मैं आगे डिटेल में बताता हूँ स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होते हैं। बट बेसिकली इस पूरी प्रोसेस का नाम टाइट्रेशन दिया गया है। एंड सबसे आसान एक्सपेरिमेंट होता है लेबोरेटरी में। यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स आपके सामने बने हुए आप देख सकते हैं। ये आपका ब्यूरेट होता है, जैसा कि पिक्चर में ऑलरेडी दिया हुआ है। ये आपका ब्यूरेट है जिसपे ये ग्रुप्स बने हुए हैं, स्केल बनी हुई है जिससे आप वॉल्यूम नाप सकते हैं। राइट, और ये जिसमें पिंक सोल्यूशन आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली कोनिकल फ्लास्क कहलाता है। इसके अंदर हम अपना जो अननोन सोल्यूशन होता है, जिसका नॉर्मेलिटी हमें निकालना होता है, उसको एक मेजर्ड क्वांटिटी यहाँ पे डाल देते हैं। राइट, इनिशियली ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। यह डिपेंड करता है आप किस प्रकार के सोल्यूशन का टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो एक कलर दूसरे में चेंज होता है। तो फिलहाल जैसे मैंने मान लिया मैं एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहा हूँ और इनिशियली मेरा सोल्यूशन कलरलेस है, और फाइनली जैसे जैसे वॉल्यूम हम डालते जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 0 से शुरू किया था और यहाँ फाइनली ब्यूरेट रीडिंग यहाँ पे आके एंड हुई। यानी इतना वॉल्यूम आपने एंड पॉइंट लाने के लिए, इक्विवेलेंस पॉइंट लाने के लिए डाल दिया। तो इतना वॉल्यूम डालने के बाद ये सोल्यूशन कलरलेस से पिंक हो गया। जैसे ही पिंक होता है हम इस टाइट्रेशन की प्रोसेस को रोक देते हैं। तो बेसिकली टाइट्रेशन कैसे करते हैं लैब में, एक कोनिकल फ्लास्क लिया, इसके अंदर 10 ml 20 ml 25 ml जो भी एक मेजर्ड क्वांटिटी सोल्यूशन उसका लिया जिसकी नॉर्मेलिटी मुझे निकालनी है। राइट, फिर इसमें थोड़ा इंडिकेटर डालते हैं। इंडिकेटर हेल्प करता है एंड पॉइंट को इंडिकेट करने में, जहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ऑलराइट, और उसके बाद इंडिकेटर डालने के बाद ये नॉब है, ये जो नॉब आप देख रहे हैं, इस नॉब को खोल करके हल्का सा खोलते हैं और खोल करके ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका ये जो टाइट्रेटिंग सोल्यूशन है, जिसके अगेंस्ट हम, जिसकी हेल्प से हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, उसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाते हैं, शेक करते जाते हैं। फाइनली जब ये सोल्यूशन पिंक कलर को टर्न हो जाता है, हम रिएक्शन को रोक देते हैं, यानी कि इस नॉब को टाइट कर देते हैं और सोल्यूशन इसमें गिरना बंद हो जाता है। राइट, तो ये एक मेथड है, जनरल मेथड टाइट्रेशन करते कैसे हैं। नाउ कमिंग टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बच्चों ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनकी नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी या उसका स्ट्रेंथ पता होता है। अ सॉल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ, अ सॉल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ। नोन स्ट्रेंथ में आपकी इन जनरल नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी में से कोई एक चीज पता होती है। ऑलराइट, नॉर्मेलिटी पता होती है,
या मोलैरिटी पता होती है तो उसको हम लोग नॉर्मलिटी में n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर? अभी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और एक है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या होते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस जिसके रिएजेंट यानी जिसमें जो सॉल्यूट होता है दे कैन बी एक्यूरेटली वेड एंड देयर सॉल्यूशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब ये होता है कि जिनके सॉल्यूट को आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं लेबोरेटरी में, और इन सॉल्यूशंस को यूज करने से पहले हमें इसका स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस का जरूरत नहीं पड़ता है। स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस का मतलब नॉर्मेलिटी की फिक्सिंग करना, नॉर्मेलिटी की फिक्सिंग करना। मतलब जैसे NaOH सॉल्यूशन है, एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, लैब में रखे रखे उसकी नॉर्मेलिटी चेंज हो जाती है, तो जितनी बार भी हमें टाइट्रेशन करना होता है उतनी बार हमें उसकी नॉर्मेलिटी को फिक्स करना पड़ता है बाय टाइट्रेशन। तो इसमें बच्चों आता है ऑक्सैलिक एसिड, K2Cr2O7, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट बहुत कॉमन टाइट्रेशन में यूज होता है। आपने किया होगा 12th क्लास के बच्चों ने कि फेरस अमोनियम सल्फेट को केमिनोफोर या K2Cr2O7 से टाइट्रेशन करते हैं, जिसमें फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है। हाइपो सॉल्यूशन, दिस इज हाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3.5H2O को हम लोग हाइपो कहते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये ऐसे रिएजेंट होते हैं जिनके सॉल्यूट का एक्यूरेट वेइंग पॉसिबल नहीं है, दे कैन नॉट बी एक्यूरेटली वेड एंड देयर सॉल्यूशंस आर नीडेड टू बी स्टैंडर्डाइज्ड बिफोर यूज। जैसे NaOH सॉल्यूशन है, अब NaOH एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है, डेलिक्वेसेंट रादर कहें, डेलिक्वेसेंट मटेरियल होता है। डेलिक्वेसेंट मटेरियल क्या होते हैं? जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते रहते हैं एयर के अंदर से। तो इसकी एक्यूरेट वेइंग पॉसिबल नहीं है। लैब में जब आप इसके टुकड़ों को, सॉलिड टुकड़ों को पेन पे रखोगे तो कुछ ना कुछ मॉइस्चर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इसके वेट में बहुत माइनर सा चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से जो हम नॉर्मेलिटी एक्चुअली निकालते हैं वो करेक्ट नहीं होती है। इवन अगर आपने 0.1 मोलर NaOH बना करके लैब में रख दिया तो नेक्स्ट डे जब आएंगे तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो नॉर्मेलिटी चेंज हो जाती है। यानी हर बारी आपको NaOH यूज करने से पहले स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये हुआ कि इसकी नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लैब में आप जाओगे तो NaOH को पहले टाइट्रेट करोगे किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, मान लीजिए ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, उसकी हेल्प से आप NaOH का टाइट्रेशन करा के उसकी नॉर्मेलिटी निकाल के फिक्स करोगे। अब आगे इसे टाइट्रेशन में आप उस दिन के लिए यूज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट। बच्चों, इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस समय आपके ब्यूरेट में यूज हुए सब्सटेंस यानी सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट और जो कोनिकल फ्लास्क में आपने सॉल्यूशन लिया है उसके मिली इक्विवेलेंट यानी उसमें जो सॉल्यूट है उसके मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट बराबर होंगे। यानी अ पॉइंट व्हेन इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेंट बोले तो a solution which is taken in ब्यूरेट में लेने वाले को टाइट्रेंट कहते हैं, एंड टाइट्रेटिंग मिक्सचर जिसे आपने कोनिकल फ्लास्क में लिया है, टाइट्रेटिंग मिक्सचर बिकम्स इक्वल। जैसे मान लीजिए कि आपने कोनिकल फ्लास्क में एसिड लिया है और ब्यूरेट में आपने बेस भर दिया है, तो दोनों के जब इक्विवेलेंस या मिली इक्विवेलेंस बराबर हो जाएंगे उस पॉइंट को हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं, राइट। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इक्विवेलेंस पॉइंट थ्योरेटिकल है, मतलब एग्जैक्टली जो दिखता है वो एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे कलर चेंज होता है। पॉइंट व्हेन कलर चेंज ड्यूरिंग टाइट्रेशन इज ऑब्जर्व, ड्यूरिंग टाइट्रेशन इज ऑब्जर्व। हालांकि कलर चेंज तभी आना चाहिए जिस समय दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हो जाते हैं, यानी रिएक्शन रुक जाती है। एक्चुअली पॉइंट का यूज ही यही होता है कि रिएक्शन के खत्म होने को इंडिकेट करें, बट पॉइंट ये है कि एग्जैक्टली जिस समय दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर हो जाते हैं उस समय ही कलर चेंज हो, ऐसा हमेशा हो नहीं पाता है।
टेक्निकली कई बार ऐसा होता है कि कलर थोड़ा सा आगे चेंज होता है, यानी एंड पॉइंट जो होता है इन जनरल इक्विवेलेंस पॉइंट के हल्का सा बाद में होता है, लेकिन जितना नजदीक रहे उतना टाइट्रेशन की रीडिंग करेक्ट होती है। जैसे आपने कोनिकल फ्लास्क में ऑक्सैलिक एसिड ले लिया और ब्यूरेट में आपने NaOH भर दिया, और कोनिकल फ्लास्क में आपने लेट्स से फिनोप्थिलीन इंडिकेटर ले लिया, तो फिनोप्थिलीन की प्रेजेंस में जो आपका ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन होगा वो कलरलेस होगा। जिस समय कंप्लीटली ऑक्सैलिक एसिड खत्म हो जाएगा, NaOH से रिएक्ट कर जाएगा, उस समय मीडियम बेसिक हो जाएगा एसिडिक से। तो बेसिक मीडियम आते ही पिंक कलर आना चाहिए, लेकिन अब वो बेसिक मीडियम इतना तेजी से आता है कि आपको पता नहीं चलता है कि आपने एक्स्ट्रा एक आध ड्रॉप डाल दिया कि नहीं डाल दिया, क्योंकि एक बार पिंक कलर आने के बाद तो पिंक ही रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जितना लाइट पिंक हो, यानी इन एंड पॉइंट जितना इक्विवेलेंस पॉइंट के पास हो, उतना करेक्ट रीडिंग होती है टाइट्रेशन की। ठीक है बच्चों लोग, तो ये ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट में थोड़ा सा फर्क इतना ही होता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो एग्जैक्टली इस पॉइंट को बताता है जहां पे टाइट्रेंट और टाइट्रेटिंग मिक्सचर के इक्विवेलेंस बराबर हो जाते हैं, और एंड पॉइंट वो होता है जो इक्विवेलेंस पॉइंट को दिखाने की कोशिश करता है बाय चेंजिंग द कलर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो हल्का सा आगे होता है एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट से। ऑलराइट, नाउ इंडिकेटर, हालांकि ये टॉपिक जो है ये हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल में पढ़ते हैं, बट हम फिलहाल सिंपल सी बात बता देते हैं कि इंडिकेटर वो होता है, यानी अ सॉल्यूशन which indicates the completion of reaction by changing the color of solution, by changing the color of solution, यानी सॉल्यूशन के कलर को चेंज करके एंड पॉइंट के आने को, यानी रिएक्शन के कंप्लीट होने को इंडिकेट करता है। जैसे हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन में बहुत कॉमन दो इंडिकेटर हैं, एक तो आपका फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन, और एक आपका मिथाइल ऑरेंज है। ये दो बहुत कॉमन इंडिकेटर हैं जो हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज करते हैं। और आप जानते हैं कि जैसे हमने एसिड लिया, फिनोप्थिलीन लिया, तो कलरलेस से जो है वो पिंक कलर को चला जाता है। हालांकि इसका डिटेल हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे कि क्यों ये कलर चेंज करता है, कलर चेंज का मैकेनिज्म क्या है, और कलर चेंज कब होगा, यानी पीएच की रेंज क्या होना चाहिए किसी गिवन इंडिकेटर के लिए। फिलहाल हमें इतना सा पढ़ना है कि इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके सॉल्यूशंस को छोटी सी मात्रा में यूज किया जाता है टाइट्रेशन के दौरान, ताकि वो कलर चेंज करके इस बात का एहसास कराएं कि रिएक्शन अब कंप्लीट हो गई है। ऑलराइट, कमिंग टू टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। सबसे पहला है बच्चों सिंपल टाइट्रेशन। सिंपल टाइट्रेशन होता है डायरेक्ट टाइट्रेशन बिटवीन टू सॉल्यूशंस, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी नोन है, और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन नहीं है। उसके अंदर हमने इंडिकेटर डाल दिया, ब्यूरेट से नोन सॉल्यूशन की मात्रा को डालते गए, जिस समय कलर चेंज हुआ उस समय हमने बोल दिया कि टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ। जहां पे हम लोग लिख देते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेटिंग मिक्सचर या टाइट्रेटिंग सॉल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेंट, यानी जो कोनिकल फ्लास्क में है उसके इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट, इज इक्वल टू इक्विवेलेंस और मिली इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेंट, यानी जो ब्यूरेट में रखा है। एंड बहुत कॉमन फार्मूला हम लोग N1P1 N2V2 लगा देते हैं। N1P1 होता है आपके टाइट्रेटिंग मिक्सचर के लिए, एंड N2V2 टाइट्रेंट के लिए। V2 आपका ब्यूरेट रीडिंग से पता चल जाएगा, N2 आपको पता होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए है। V1 हमने लिया है शुरू में आपके कोनिकल फ्लास्क में जो वॉल्यूम है, N1 है नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन टू बी कैलकुलेटेड, राइट। तो ये हमें यहां से N1 की वैल्यू निकल आएगी, N2V2 डिवाइडेड बाय V1, ठीक है। ये ब्यूरेट रीडिंग से आ गया, ये आपके सॉल्यूशन में ऑलरेडी नोन वॉल्यूम लिया गया है, और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है तो नॉर्मेलिटी पता होगी। ऑलराइट, सिंपल टाइट्रेशन बच्चों दो टाइप का होता है। एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि आपके पास एक एसिड होगा और एक बेस होगा, यानी कि कोनिकल फ्लास्क और ब्यूरेट में एक जगह कहीं एसिड होगा, एक जगह कहीं बेस होगा, राइट।
तो यहाँ पे सिंपल एसिड बेस्ड रिएक्शन होती है। यहाँ पे जैसे कॉमन टाइट्रेशन है H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड का NaOH टाइट्रेशन, ये बेसिकली Na2C2O4 प्लस 2H2O, ये आपका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का एक एग्जांपल हो गया। ऐसे ही ये बेसिकली वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हो गया। ऐसे ही आप ले सकते हैं HCl और NaOH का टाइट्रेशन, NaOH का टाइट्रेशन जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हो गया NaCl प्लस वाटर। सिमिलरली यू कैन टेक वीक बेस NH4OH प्लस HCl चेंजिंग इनटू NH4Cl प्लस वाटर। तो यहाँ बेसिकली 3 टाइप का टाइट्रेशन करते हैं, वीक एसिड को वीक बेस के अगेंस्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट, एंड वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के अगेंस्ट। ऑलराइट, नॉर्मली जो हमने पहले लिखा है उनको कोनिकल फ्लास्क में लिया जाता है, इसको और इसको। उसका रीजन ये है कि इसमें कलर चेंज शार्प होता है और एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना पॉसिबल होता है। बच्चों मैंने 4th टाइप का टाइट्रेशन लाइक वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन यहाँ पे नहीं लिखा है, बिकॉज ऐसे टाइट्रेशन के लिए हमारे पास प्रॉपर इंडिकेटर नहीं होता है जो कलर चेंज की शार्पनेस को बताए। ऑलराइट, तो ये कॉमन एसिड बेस टाइट्रेशन है, इनको हम लैब में कर सकते हैं और इनमें से कोई ना कोई 12th क्लास के बच्चों को या 11th क्लास के बच्चों को कराया भी जाता है लैब में। ऑलराइट, नेक्स्ट वाज रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन में जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि रिडॉक्स टाइट्रेशन में जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व है। जैसे आपका ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 प्लस KMnO4 और K2Cr2 ये टाइट्रेशन इन्वॉल्व हो जाए। यहाँ पे KMnO4 ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देगा। ऐसे ही फेरस अमोनियम सल्फेट FAS के नाम से कॉमनली जाना जाता है, KMnO4 से टाइट्रेट कर सकते हैं या फिर K2Cr2O7 से टाइट्रेट कर सकते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट इज FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2। इसका सोल्यूशन होता है बच्चों, सिंपल सी बात यह है कि इसमें आयरन +2 स्टेट से +3 स्टेट में ऑक्सीडाइज होता है। एन फैक्टर इसका 1 लिया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग नॉर्मेलिटी। ऑलराइट, तो सिंपल केसेस हैं, कोई खास नहीं है। यहाँ पे मैं एक लिस्ट आपको दे रहा हूं जहां पे आपको बहुत सारे ऐसे केसेस लिखे हुए हैं जहां पे आप चेक कर सकते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के दौरान कौन सी चीज किस में कन्वर्ट होती है, कौन सा टाइट्रेटिंग मिक्सर यूज किया जाता है और कौन सा टाइट्रेंट यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहां से आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, एस्टिमेशन ऑफ आयरन 2+ के एस्टिमेशन में परमैग्नेट यूज किया जाता है। परमैग्नेट यूज करते हो तो एक बड़ी अच्छी बात ये होती है बच्चों कि यहाँ पे एक्सटर्नल इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ये खुद ही पिंक कलर का होता है। जिस समय रिएक्शन खत्म हो जाती है, Fe+2 खत्म हो जाता है, वहां एक्स्ट्रा ड्रॉप आप परमैग्नेट का डालोगे तो कलर अपने आप पिंक हो जाएगा सोल्यूशन का, राइट। ऐसे ही Fe2+ के लिए डाइक्रोमेट हो गया, ऑक्सलेट आयन के लिए परमैग्नेट हो गया, H2O2 के लिए परमैग्नेट हो गया, आर्सेनियस ऑक्साइड के लिए परमैग्नेट हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन में। एंड अच्छी बात यहाँ पे ये है कि कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व है सबके साथ दिया हुआ है, और ऐसी रिएक्शंस में एन फैक्टर क्या होगा ये भी दिया हुआ है, ना कि एन फैक्टर हमने डिटेल में ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है। ऑलराइट गाइस, एंड बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉमन एंड फेमस टाइट्रेशन है आइडोमेट्री एंड आइडिमेट्री। हालांकि नाम से थोड़ा बहुत आइडिया आप लोग को लग रहा होगा कि आइडोमेट्री एग्जैक्टली क्या है, काफी सिमिलर होते हैं। इन सभी में कहीं ना कहीं आयोडीन का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है, लेकिन दोनों में छोटा सा अंतर है। आइडोमेट्री से बेसिकली हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एस्टिमेशन करते हैं। बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन I- से होती है, और ये I- एग्जैक्टली क्या करता है, ये I- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाता है आयोडीन में, एंड देन दिस आयोडीन इज गेटिंग टाइट्रेटेड अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। बच्चों इसकी नॉर्मेलिटी पता होती है, इसका वॉल्यूम पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने I- को I2 में ऑक्सीडाइज किया, और फिर I2 को Na2H2O3 ने या कोई और रिड्यूसिंग एजेंट ने रिड्यूस कर दिया, राइट। तो एक तरह का इनडायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इनडायरेक्ट टाइट्रेशन हो गया बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का।
तो यहां से हम लोग इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ आयोडीन लिख सकते हैं, और इत्तेफाक से इक्विवेलेंस ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि आयोडाइड आयन I2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, I2 फर्दर रिड्यूस हो रहा है I- में, तो दोनों बार इसका इनफैक्टर सेम रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं इसके मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट को इसके इक्विवेलेंट से या मिली इक्विवेलेंट से बराबर कर दूं। क्लियर है? सो आयोडोमेट्री बेसिकली यूज किया जाता है टू एस्टिमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टू एस्टिमेट और आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी इसके मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट को निकालने के लिए। क्लियर है? आईडीमेट्री में क्या होता है बच्चों? आईडीमेट्री में बेसिकली डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है I2 का किसी रिड्यूसिंग एजेंट से, सीधे ये I- में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें सिंपली हम लोग लिख देते हैं इक्विवेलेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। दैट मीन्स आयोडोमेट्री इज यूज्ड टू क्वांटिफाई, यूज्ड टू एस्टिमेट द इक्विवेलेंस ऑफ reducing agent, all right, reducing agent। तो ये फर्क होता है आयोडोमेट्री। दैट मीन्स आयोडोमेट्री इज एक्चुअली इनडायरेक्ट मेथड ऑफ डूइंग आईडीमेट्री, डोंट यू थिंक? आयोडोमेट्री कराने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। फर्क सिर्फ इतना है, यहां पहले आयोडीन बनाते हैं, उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन कराते हैं, एंड आईडीमेट्री में सीधे आयोडीन का किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करा देते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट की मात्रा अननोन होती है और आयोडीन की मात्रा नोन होती है, इससे हम रिड्यूसिंग एजेंट का एस्टिमेशन कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन था आयोडोमेट्री और आईडीमेट्री में। बेसिक थ्योरेटिकल डिफरेंस क्या है, रिएक्शंस क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। अगली लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन के बारे में, और खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं टाइट्रेशन पे। तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 10th से 11th में आए हैं। IIT JEE 2023 उनका टारगेट है, उनके लिए हमारा इमर्ज बैच है जो 27 मई से शुरू होने वाला है अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पैनल द्वारा पढ़ाया जाएगा। ये आप सब देख सकते हैं, सभी लोग जो इन्वॉल्व हैं, ओम शर्मा सर, पंकज सर, MK सर एंड माई सेल्फ इस बैच को पढ़ाएंगे। डाउट के लिए अलग से सेशन होगा, रेगुलर बेसिस पे DPPs एंड अदर लिटरेचर मिलता रहेगा, जिसको टाइम पे डाउट क्लियरिंग सेशन में डिस्कशन होता रहेगा। इस कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसे क्लिक करके आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी धांसू तैयारी, अच्छी वाली तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं IIT JEE 2023 के लिए। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।